हम बात करेंगे सर्जरी के सेकंड टेस्ट पेपर की। तो देखो ये जो टेस्ट पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं इनमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे कि डेफिनेशन हो गई, रिक्त स्थान हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए और लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। तो इनसे क्या है, आपको जो मेन एग्जाम होते हैं ना एचटीपी वाले, उनमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जो देखो सेकंड सेमेस्टर आने वाले हैं उनमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है, और जितने भी आपके साथ वाले सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करनी है, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है इसमें, कि सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला और सबसे शक्तिशाली एनेस्थीसिया है। तो हमको क्या क्रम से बताना है। तो देखो सबसे अच्छा कौन सा है, प्रोकेन HCl, और सबसे ज़्यादा काम में आने वाला लोकल एनेस्थीसिया कौन सा है, लिग्नोकेन HCl, और सबसे शक्तिशाली लोकल एनेस्थीसिया कौन सा है, बुपिवाकेन, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया किसको बाधित करता है। जो लोकल एनेस्थीसिया होता है वो सोडियम चैनल को बाधित करता है या सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, ठीक है। ये इसके कार्य करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन है कि जाइलाजीन के बारे में सही कथन है। तो जाइलाजीन क्या है, एक तो सेडेटिव का काम करता है और एक एनाल्जेसिक का काम करता है और मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। सेडेटिव क्या होता है, जानवर की उत्तेजना को शांत करना। एनाल्जेसिक क्या होता है, दर्द का निवारण करना। और मसल रिलैक्सेंट यानी पेशियों का शीतलन करना, रिलैक्स करना। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर का टेम्परेचर और टाइम कितना होता है। तो जो इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर होता है जो डीबडिंग के काम में आता है, उसका टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो भी 10 सेकंड के लिए होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये सुमेलित वाले क्वेश्चन है, इससे रिक्त स्थान में काफ़ी हेल्प मिलती है। देखो सुमेलित वाले क्वेश्चन में, अब जैसे बीटाडीन है, बीटाडीन में साल्ट कौन सा होता है। तो बीटाडीन में साल्ट होता है पोविडीन आयोडीन। ऐसी डेटॉल है, डेटॉल में क्या पाया जाता है साल्ट। तो डेटॉल में साल्ट पाया जाता है क्लोरोक्सीलेनोल, ठीक है ना। और सेवलोन में क्या पाया जाता है, क्लोरहेक्सीडाइन पाया जाता है। और लोरेक्जेन आता है, उसमें पाया जाता है गामा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये सभी किसके उदाहरण हैं, एंटीसेप्टिक के, और हमको क्या करना है, इनका मिलान करना है। देखो अगला क्वेश्चन है कि टेल एम्पुटेशन में हम कौन सा एनेस्थीसिया काम में लेते हैं, ठीक है। यानी कि टेल एम्पुटेशन से संबंधित जो चीज़ है उसको मिलान करना है। तो देखो इसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया काम में लेते हैं। और सूचर कौन से लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल मेट्रस सूचर लगाते हैं। और फ्लैप कौन सा बनाते हैं, बी या यू शेप फ्लैप बनाते हैं। अगला है रूमेनोटोमी। तो रूमेनोटोमी में हम पैरावर्टिब्रल लगाते हैं, उल्टा एल लगाते हैं या टी ब्लॉक करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डीहॉर्निंग। तो डीहॉर्निंग में जो हम नर्व ब्लॉक करते हैं वो कौन सी करते हैं, कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक करते हैं। उसके बाद है सिजेरियन, सिजेरियन इलिप्टिकल, ठीक है ना। अगला है डॉकिंग इन पप, यानी कि डॉकिंग जो पप होते हैं, ठीक है, उनमें डॉकिंग की उम्र कितनी होती है, यानी जो कुत्ते के जो बच्चे होते हैं उनमें कितनी उम्र होती है, कितनी उम्र पर डॉकिंग करते हैं, 3 से 5 दिन की उम्र पर, ठीक है। उसके बाद है डॉकिंग इन लैम्ब, यानी कि जो भेड़ का बच्चा होता है उसमें डॉकिंग की उम्र कितनी होती है, 1 से 2 सप्ताह होती है। उसके बाद है डीहॉर्निंग। डीहॉर्निंग में क्या काम में लेते हैं, एक तो पॉइंट फायरिंग काम में लेते हैं, और या KMnO4 के क्रिस्टल काम में लेते हैं। क्यों काम में लेते हैं, ब्लड को रोकने के लिए। उसके बाद है डीबडिंग। डीबडिंग की उम्र कितनी है, 10 दिन से पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो देखो कि सिस्टोटोमी क्या होता है। देखो दोस्तों टोमी का मतलब होता है काटना, इंसिजन देना या चीरा लगाना। तो सिस्टोटोमी का मतलब हो जाएगा मूत्राशय में एक नई ओपनिंग बनाना या छेद करना, क्या हो जाएगा, सिस्टोटोमी हो जाएगा। उसके बाद है सिस्टोप्लास्टी। सिस्टोप्लास्टी का मतलब क्या होता है, मूत्राशय का आकार बढ़ना। उसके बाद है सिस्टोरेक्सिस। सिस्टोरेक्सिस का मतलब होता है मूत्राशय का क्षतिग्रस्त होना, ठीक है ना। उसके बाद है सिस्टोरेपी। सिस्टोरेपी का मतलब क्या होता है, क्षतिग्रस्त मूत्राशय को ठीक करना। क्षतिग्रस्त मूत्राशय होता है उसको ठीक करना। देखो सिस्टो का मतलब यहाँ मूत्राशय से। उसके बाद है फीमोसिस। फीमोसिस का मतलब क्या होता है, फीमोसिस का मतलब होता है सेशन का प्रीप्यूस से बाहर ना आना। सेशन का प्रीप्यूस से बाहर नहीं आना, यानी कि जो सेशन होता है वो प्रीप्यूस से बाहर नहीं निकल पाता, उसको क्या बोलते हैं हम, फीमोसिस बोलते हैं। उसके बाद है पैराफीमोसिस। पैराफीमोसिस क्या होता है, यानी कि जो बाहर निकले हुए सेशन का प्रीप्यूस में वापस ना आना, ठीक है ना। जो सेशन बाहर निकला रहता है उसका प्रीप्यूस में वापस नहीं आना क्या कहलाता है, पैराफीमोसिस कहलाता है। अगला है बेसेक्टोमी। तो देखो टोमी का मतलब होता है काटना, और या बेसेक का मतलब क्या है, बास डिफरेंस है। तो बास डिफरेंस को काटना क्या कहलाता है, बेसेक्टोमी कहलाता है। ट्यूबेक्टोमी किसे कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है अंडवाहिनी को काटना। अगला है देखो एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक किसे कहते हैं, दर्द का निवारण होना। दूसरा है सेडेशन या सेडेटिव।
तो बिना नींद लाए जानवर की उत्तेजना को शांत करना क्या कहलाता है? सेडेशन कहलाता है। या सेडेटिव किसे कहते हैं? वे औषधि जो जानवर की उत्तेजना को शांत करने का काम करती हैं सेडेटिव ड्रग कहलाती हैं, और जो उसका प्रभाव होता है उसको क्या बोलते हैं? हम सेडेशन बोलते हैं। उसके बाद है हिप्नोटिक या हिप्नोसिस। तो हिप्नोटिक क्या होता है? वे औषधि जो जानवर को अर्धनिद्रा की स्थिति में लाती हैं, क्या कहलाती है? हिप्नोटिक ड्रग कहलाती है। और जो उसको उसका प्रभाव होता है, उसकी अवस्था होती है, उसको क्या बोलते हैं? हम हिप्नोसिस बोलते हैं। उसके बाद है नार्कोसिस। नार्कोसिस का मतलब होता है चिरनिद्रा की स्थिति। उसके बाद है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का मतलब होता है दोस्तों तुरंत दर्द रहित मौत। तुरंत दर्द रहित मौत। अगला है एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक का मतलब ये होता है उल्टी को रोकने वाली औषधियाँ, उल्टी को रोकना। उसके बाद है ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर का मतलब होता है वातावरण से अनभिज्ञ स्थिति, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि जानवर को डर, तनाव और बेचैनी से मुक्त स्थिति को क्या बोलते हैं? हम ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं। उसके बाद लेमनेस। लेमनेस का मतलब क्या होता है? लंगड़ापन, ठीक है ना। उसके बाद है एंटीसाइलोगोग। एंटीसाइलोगोग का मतलब वो ये होता है कि लार के स्राव को कम करना, यानी कि वे औषधियाँ जो लार के स्राव को कम करती हैं क्या कहलाती हैं? एंटीसाइलोगोग कहलाती हैं, जैसे कि एट्रोपिन सल्फेट हो गया। अगला है देखो एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट को कब काम में लेते हैं? पेस्टिसाइड पोइजनिंग के काम में लेते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड पोइजनिंग के काम में लेते हैं। उसके बाद डाइजेपाम। डाइजेपाम को सीजर्स में काम में लेते हैं, ठीक है ना। और जाइलाजिन को कब काम में लेते हैं? प्री एनेस्थीसिया के रूप में काम में लेते हैं, यानी कि एनेस्थीसिया से पहले जो यूज में लिया जाता है उसको प्री एनेस्थेटिक बोलते हैं। उसके बाद है सल्फेंटाइल। सल्फेंटाइल क्या है? एनेस्थीसिया है, और इसको मेनली किस में काम लेते हैं? एलिफेंट में काम लेते हैं। उसके बाद है पेंटाजोसन। पेंटाजोसन भी क्या है? एक एनेस्थेटिक है। इसको हम कॉलिक में काम में लेते हैं। कॉलिक मतलब होता है पेट में दर्द। उसके बाद है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करती है? वैसो डायलेशन। वैसो का मतलब क्या होता है? वाहिनी। डायलेशन का मतलब फैलाव, यानी कि रक्त वाहिनियों का फैलाव क्या कहलाता है? वैसो डायलेशन कहलाता है, ठीक है। देखो अगला है दोस्तों रिक्त स्थान। तो देखो जो EHDP वाले स्टूडेंट है ना, उनका जो मेन एग्जाम होता है उसमें 10 तो रिक्त स्थान आते हैं, और 10 डेफिनेशन आती हैं, और 8 शॉर्ट नोट्स आते हैं, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये जो टेस्ट पेपर है ना उसी हिसाब से बनाया गया है, इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो टेस्ट पेपर जो आपको सभी सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं, ये सर्जरी के चल रहे हैं, उसके बाद मेडिसिन सबके आएंगे, ठीक है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब पहला है इसमें कि जाइलाजीन का एंटीडोट खाली जगह है, तो जाइलाजीन का जो एंटीडोट है वो क्या है? योहिम्बिन। योहिम्बिन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जाइलाजीन की डोज रेट सी पर कोट में कितनी होती है? 0.01 से 0.2 mg प्रति kg बॉडी वेट। ये तो सीप गोट में हो गई। उसके बाद है कैटल बफेलो। कैटल बफेलो में कितनी होती है? 0.1 से 0.2 mg पर kg बॉडी वेट। अब देखो सींग के काटने में क्लोट है। क्लोट का मतलब क्या होता है? देखो सी का मतलब यहाँ होता है कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक, एल का मतलब होता है लैक्राइमल नर्व ब्लॉक, ओ का मतलब होता है ऑप्थेल्मिक नर्व, और टी का मतलब होता है ट्रैगमिनल नर्व, ठीक है ना। ये हम ट्रिक से याद रख सकते हैं क्लोट से, ठीक है। अगला है क्रेनियल। क्रेनियल, कोडल, लंबर, एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक में क्रम से क्या काम में लेते हैं? देखो क्रेनियल में लेते हैं हम लास्ट लंबर और फर्स्ट सैक्रम, लास्ट लंबर और फर्स्ट सैक्रम, और कोडल में काम लेते हैं लास्ट सैक्रम और फर्स्ट कॉक्सिजियल, और लंबर एपिड्यूरल में क्या काम लेते हैं? फर्स्ट कॉक्सिजियल और सेकंड कॉक्सिजियल, या L1 L2, या इंटरवर्टिब्रल स्पेस में एनेस्थीसिया लगाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है पैरावर्टिब्रल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंतर्गत गाय में T13 L1 L2 तथा ऊँट में T13 L1 L2 L3 नर्व को ब्लॉक करते हैं, यानी कि ऊँट में एक ज़्यादा को ब्लॉक करते हैं, L3 को भी ब्लॉक करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? तो देखो डूरा मैटर और वर्टिब्री कॉलम के बीच का स्थान होता है जिसमें हम एनेस्थीसिया देते हैं। एपिड्यूरल स्पेस किसको बोलते हैं? डूरा मैटर, और वर्टिब्री कॉलम के जो बीच का स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? हम एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं, जिसमें हम लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं। अब देखो परिभाषा। चौथा क्वेश्चन है डेफिनेशन। तो देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एनेस्थीसिया किसे कहते हैं। तो देखो दोस्तों ये तो काफ़ी लंबी परिभाषा है, लेकिन हम शॉर्ट में बात करें
तो एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है? जानवर के शरीर की संवेदनाओं को शून्य करना क्या कहलाता है? एनेस्थीसिया कहलाता है। ये तो कोई शॉर्ट परिभाषा। जानवर के शरीर की संवेदनाओं को लुप्त करना क्या कहलाता है? एनेस्थीसिया कहलाता है। अब देखो, हम बुक के हिसाब से चलें तो देखो बुक में क्या परिभाषा है? किसी औषधि के माध्यम से स्थानीय अथवा केंद्रीय तंत्र का तंत्र के ऊतकों की गतिविधियों को अवनत या मंद करके शरीर के किसी विशेष अंग अथवा पूर्ण शरीर की संवेदनाओं को लुप्त करने को क्या बोलते हैं? हम एनेस्थीसिया बोलते हैं। ठीक है, एनेस्थीसिया का काम क्या होता है? क्या काम करता है एनेस्थीसिया? एक तो चेतना का हरण करता है और दर्द का निवारण करता है और पेशीय शिथिलन करता है। अगली परिभाषा है ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर क्या होता है? हमको पहले ही बताया कि वातावरण से अनभिज्ञ स्थिति को क्या बोलते हैं? हम ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है? सीएनएस हल्का सा डिप्रेस हो जाता है और पशु सुस्त हो जाता है और अपने चारों तरफ के वातावरण से अनभिज्ञ रहता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं। उसके बाद है सेडेशन। सेडेशन क्या होता है? इस अवस्था में सीएनएस की कुछ गतिविधियां कम हो जाती हैं, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसकी जो गतिविधि होती है वो कम हो जाती है और पशु एकदम शांत होकर बैठा अथवा लेटा रहता है। ठीक है ना, पशु होश अवस्था में रहता है और अपने चारों तरफ के वातावरण से अनभिज्ञ रहता है। यानी कि हम सेडेशन को ऐसे बात कर सकते हैं, यानी कि जो उस जानवर की जो उत्तेजना होती है ना वो बिल्कुल शांत हो जाती है। इस अवस्था में जो उत्तेजना होती है वो शांत हो जाती है। हम सीधी सी बात भाषा में यही बात करें। ठीक है, उसके बाद है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का मतलब ये होता है अर्ध निद्रा की स्थिति। क्या है? अर्ध निद्रा की स्थिति। ठीक है ना। उसके बाद है नार्कोसिस। नार्कोसिस का मतलब ये होता है चिर निद्रा की, यानी गहरी नींद की अवस्था। गहरी नींद की अवस्था है। उसके बाद देखो अगला है लोकल एनेस्थीसिया। ये डेफिनेशन है दोस्तों, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ऐसी परिभाषा आती है। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है? शरीर के किसी अंग विशेष या यानी कि सीधी सी बात है, शरीर के किसी अंग विशेष की संवेदनाओं को लुप्त करना क्या कहलाता है? लोकल एनेस्थीसिया कहलाता है। परिभाषा शॉर्ट में बनाऊं, यानी शरीर के किसी अंग या निश्चित क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र की संवेदनाओं को लुप्त करना क्या कहलाता है? लोकल एनेस्थीसिया कहलाता है। उसके बाद है रीजनल। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय। तो शरीर के किसी बड़े क्षेत्र की संवेदनाओं को लुप्त करना क्या कहलाता है? रीजनल एनेस्थीसिया कहलाता है। उसके बाद है फील्ड ब्लॉक। फील्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है? लोकल एनेस्थीसिया चीरे वाली जगह को छोड़कर उसकी पर्दी पर लगा जाता है। जैसे मान के चलो ये पर्दी है तो यहाँ हमने इंसिजन लगाया है, तो इस जगह को छोड़कर चारों तरफ क्या है हम एनेस्थीसिया देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं फील्ड ब्लॉक। उसके बाद है बेसल एनेस्थीसिया। तो देखो बेसल एनेस्थीसिया क्या होता है? बेसल का मतलब क्या होता है? आधार। तो जनरल एनेस्थीसिया से पूर्व दवा होती है वो सेडेशन अथवा ट्रैंकुलाइजर के रूप में दी जाती है और जनरल एनेस्थीसिया करने हेतु दी जाने वाली दवा का ये आधार है। इसको क्या बोलते हैं? बेसल एनेस्थीसिया बोलते हैं। उसके बाद है बैलेंस एनेस्थीसिया। तो देखो बैलेंस एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है कि पशु को निश्चेतन अवस्था में लाने के लिए निश्चेतक होते हैं, उनको मिश्रित करके दिया जाता है। जैसे जाइलाजीन को देते हैं। ठीक है, जाइलाजीन को देते हैं मसल रिलैक्सेंट के रूप में, और थियोपेंटोन सोडियम होता है उसको एट्रोपिन सल्फेट के साथ मिला कर देते हैं। तो इनको क्या मिला कर देते हैं। उसके बाद है अब शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स तो देखो शॉर्ट नोट्स में पहला है कि निश्चेतक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो देखो उसमें ब्रीड्स ऑफ एनिमल, यानी कि जानवर की प्रजाति हो सकती है। ठीक है, नस्ल हो सकती है, नस्ल। ब्रीड्स ऑफ एनिमल यानी जानवर की नस्ल, और स्पीसीज ऑफ एनिमल यानी कि जानवर की प्रजाति हो सकती है। टाइप्स ऑफ सर्जरी, सर्जरी का प्रकार भी प्रभावित करता है। हेल्थ ऑफ एनिमल, पशु का स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। एज ऑफ एनिमल, पशु की उम्र भी प्रभावित करती है निश्चेतक को। एनिमल साइज भी प्रभावित करती है। ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये क्या है? एनेस्थीसिया को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब अगला क्वेश्चन है कि एनेस्थीसिया देते समय ध्यान रखने वाली सावधानियाँ। तो एनेस्थीसिया देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो देखो एनेस्थीसिया देने से पहले प्री एनेस्थेटिक अवश्य देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो क्या करता है? एनेस्थीसिया को मेंटेन करने का काम करता है, ताकि पशु को आसानी से नियंत्रित किया जा सके एवं उसकी शारीरिक क्रियाओं की जांच की जा सके, इसलिए प्री एनेस्थेटिक अवश्य देना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद है पशु को एनेस्थीसिया देने से पूर्व 12 से 24 घंटे आहार पानी उसका बंद कर देना चाहिए, ताकि निश्चेतन के कारण पशुओं को उल्टियां आदि ना हो। अगला है पशु की जाति, किस्म तथा ऑपरेशन के प्रकार एवं पशु के स्वास्थ्य
आदि को ध्यान में रखते हुए एनेस्थीसिया देना चाहिए। ठीक है, ये सभी हमको ध्यान रखने वाली बातें हैं, यानी कि एनेस्थीसिया देने से पहले। अगला है कि ऑपरेशन के दौरान श्वसन दर, पल्स रेट, हार्ट रेट और रेक्टल टेम्परेचर और लंग्स साउंड आदि पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। यानी कि एनेस्थीसिया देते समय ध्यान रखने वाली बातें, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और देखो, इंट्रावीनस फ्लूइड जैसे कि RL हो गया, DNS हो गया, ठीक है ना, डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन हो गया, इनको देखते रहना चाहिए और इनको देते रहना चाहिए। उसके बाद है पशु का सिर नीचे अथवा मुंह खुला हुआ होना चाहिए ताकि लार आदि बाहर निकल जाए और दम घुटने जैसी स्थिति ना बने, और पशु की जीभ को हाथ से हिलाते रहना चाहिए। ठीक है ना। और क्या करना चाहिए, ऑपरेशन के दौरान आपातकालीन दवाएं हमेशा साथ होनी चाहिए, जैसे डेक्सामेथासोन हो गई, ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, ये दवाएं पशु पर होनी चाहिए। उसके बाद पशु को ऑपरेशन के दौरान ऑक्सीजन उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये अपना टेस्ट पेपर सॉल्व हो गया।